हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अध्याय 7 हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने अध्याय 7 का इंट्रो वीडियो देखा और ये भी एक इंट्रो वीडियो ही है। इसमें हम सर्वांग समत्रिभुज के बारे में जानेंगे, तो हम इसे इंट्रो पार्ट सेकंड कह सकते हैं। 2 पार्ट में हमने इसे डिवाइड किया है। इंट्रो वीडियो देख लेने का फ़ायदा ये होता है कि हम प्रश्नावली में जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक है, और हमारा बेसिक क्लियर होता है, ये भी इसका प्लस पॉइंट है। तो आइए जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुज होता क्या है। देखिए, सर्वांगसम जो शब्द है इसको हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, सर्व, अंग और सम। और अगर हम तीनों को साथ में पढ़ें तो हो जाएगा सर्वांग सम। अब इसका क्या मतलब है? सर्व का मतलब होता है सभी, अंग का मतलब यदि हम अंग ही रखें, और सम का मतलब होता है समान। तो यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि कुछ ऐसी आकृतियाँ हैं जिनके यदि वे आकृतियाँ जिनके सभी अंग समान हों, सभी अंग समान हों। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कोई आकृति बनाई, ये देखिए। अब आप कहेंगे ये तो गोला है या वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त मान लेते हैं इसको, और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की है। और यहाँ पे भी मैंने एक वृत्त बनाया, उसकी भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इस वृत्त को इसके ऊपर रखेंगे तो ये वाला वृत्त इसको पूरी तरीके से ढक लेगा। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों वृत्तों में इनके सभी अंग इसके समान हैं। जितनी त्रिज्या इसकी है उतनी ही त्रिज्या इसकी है, जितनी परिधि इसकी होगी उतनी ही परिधि इसकी होगी, जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसके सभी अंग इसके समान हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों वृत्त आपस में सर्वांग सम हैं। सर्वांग सम दिखाने के लिए ये चिन्ह यूज होता है बराबर, और ये थोड़ा सा ये आपको सांप जैसा बना देना है ये। तो ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है। अब यदि हम यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए, त्रिभुज 3 भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक ही तल में स्थित 3 भुजाओं की बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये भुजा 2 सेंटीमीटर की है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर की है, और ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है। हमने सपोज किया है, ऐसे ही मान लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक त्रिभुज और बनाया। ये देखिए, इसमें ये वाली भुजा इसकी 2 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि ये और ये त्रिभुज बिल्कुल समान है। अगर इस वाले त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रख दिया जाए तो ये वाला त्रिभुज इसको बराबर बराबर ढक लेगा। यानी दोनों में अंतर समझ में नहीं आएगा। दोनों को हम ऐसे पकड़ेंगे ना तो लगेगा जैसे एक ही त्रिभुज है, लेकिन जब उनको खोल देंगे तो 2 त्रिभुज निकलेंगे। तो हम कह सकते हैं, तो ये भी इनके भी सभी अंग इसके समान हैं। तो इसकी प्रत्येक भुजा इनकी ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इसे हम कहेंगे संगत भुजा। क्या कहेंगे? संगत भुजा। ये वाली इसके समान है, तो 4 और 4 तो ये संगत हो जाएगी, ये 5 और 5 ये संगत हो जाएगी। तो ये दोनों त्रिभुज भी कैसे होंगे? सर्वांग सम। तो बराबर का चिन्ह लगा के ये सांप बना देना है आपको इस तरीके से। तो ये सर्वांग समता का चिन्ह हो गया पूरा। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम क्या होता है? सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? तो हम इसको कह सकते हैं, अगर डेफिनेशन की बात करें, 2 ज्यामितीय आकृतियां सर्वांग सम होती हैं यदि वह माप और आकार में समान हो। माप और आकार में समान का मतलब वही है जो हमने समझा। यहाँ पे पूरी माप जो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है, तो इनकी जो माप है वो बिल्कुल समान होनी चाहिए। और जो आकार हैं वो भी समान होंगे। जब माप समान होगी तो आकार तो अपने आप ही समान हो जाएंगे। 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित करने पर मतलब उसको उसके ऊपर रखने पर पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को ठीक ठीक ढक लेता है। वही चीज़ है कि 2 त्रिभुज सर्वांग सम कब माने जाएंगे। अब यहाँ पे हमने त्रिभुज की ही बात क्यों की है? क्योंकि इस चैप्टर का नाम त्रिभुज है, और हम जो सर्वांग समता समझेंगे ना वो त्रिभुजों में समझ रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम माने जाएंगे कब, जब पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को ठीक ठीक ढक ले, ना ज़्यादा इससे ना बड़ा हो ये वाला त्रिभुज, ना इससे छोटा हो, पूरा बराबर बराबर ढक ले, तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम त्रिभुज। तो वही है, तो पहला त्रिभुज, यहाँ एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित करने पर, यानी एक के ऊपर एक रखने पर, यहाँ पे अध्यारोपित करने पर पहला त्रिभुज जो है दूसरे को ठीक ठीक क्या होता है, ढक लेता है। अर्थात दोनों त्रिभुजों में संगत कोण तथा संगत भुजाएं समान होती हैं। देखिए संगत भुजाएं शब्द आया है यहाँ पे मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने ये वाला उदाहरण लिया, तो ये जो है ये वाली दो, ये वाली दो दोनों बराबर है ना, तो ये दोनों हो जाएंगी संगत भुजाएं। ये वाली चार है तो यहाँ पे कौन सी चार है, ये वाली चार है, तो ये दोनों हो जाएंगी संगत भुजाएं। संगत भुजाएं मतलब ऐसी भुजाएं जिनके बिल्कुल माप समान हो। कौन कौन से होंगे, मान लीजिए ये 60 अंश है, यहाँ पे सब ऐसे ही समझ लेते हैं कि यहाँ पे कितना है 60, और अगर यहाँ पे 60 है तो ये दोनों संगत कोण होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझना, या यहाँ पे 60 है तो ये दोनों संगत, यानी कि संगत कोण बराबर बराबर कोण होंगे दोनों त्रिभुजों में। कोई बड़ी बात नहीं है, संगत भुजाएं और संगत कोण समझना, यानी बराबर बराबर भुजाएं। ठीक है, तो इस तरीके से अर्थात दोनों त्रिभुजों में संगत कोण तथा संगत भुजाएं समान होती हैं। सर्वांग समता को चिन्ह, ये वाला चिन्ह जो मैंने आपको पहले ही बताया है, बराबर के बाद ये छोटा सा सांप सा बना देना है, से निरूपित करते हैं। तो ये सर्वांग समता का चिन्ह है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो थोड़ा और बारीकी से ध्यान रखना है, तो पहले आपको नीचे ले जाना है, फिर ऐसे ऊपर ले जाना है। ठीक है, पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, पहले नीचे फिर ऊपर, ये सांप वाला जो चिन्ह है इसको। अब सर्वांग समता में और समरूपता में क्या अंतर है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, ये देखिए, और यहाँ पे एक त्रिभुज और बनाया, ये इसकी जो भुजाएं हैं वो 2, 3 और 4 सेंटीमीटर की हैं, इसकी जो भुजाएं हैं 2, 3 और 4 सेंटीमीटर की हैं। तो यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज हम कहेंगे कि सर्वांग सम है इस तरीके से। लेकिन अगर ये त्रिभुज पहला वाला इस तरीके से है 2, 4 और 6, और अगर पहला वाला त्रिभुज ऐसे है, ये देखिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे कि ये सर्वांग सम नहीं है। तो इस तरीके से सर्वांग सम नहीं है। और एक चीज़ और होती है कि ये जो है लेकिन दिखने में तो एक जैसे हैं, ये है त्रिभुज, ये भी त्रिभुज है, तो ये जो देख रहे हैं उस तरीके से अगर बोला जाए तो दिखने में तो ये एक जैसे हैं, इसलिए हम इन्हें समरूप कहेंगे। समरूप का मतलब क्या होता है, दिखने में एक जैसे हो, समान जिनके रूप हों। अगर ये एक तरीके से कहा जाए कि अगर ये त्रिभुज है और ये इस तरीके से मैंने बना दिया, क्या ये दिखने में एक जैसे हैं, तो आंसर है नहीं, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, तो हम कहेंगे ये समरूप नहीं है। और अगर एक जैसे हैं, दिखने में एक जैसे, छोटा बड़ा साइज चल सकता है, दिखने में एक जैसे हों, तो हम उन्हें कहेंगे कि ये समरूप है। तो ये है तो 10th में विस्तार से हम लोग 10th में पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल हमने इतना ही देखा। अब वापस से चलते हैं और सर्वांग सम त्रिभुज में कुछ महत्वपूर्ण अभिगृहित हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो सर्वांग समता के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण अभिगृहित यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले होता है भुजा कोण भुजा, यानी कि भुजा का मतलब होता है साइड, कोण का मतलब होता है एंगल, तो साइड एंगल साइड। ठीक है, भुजा कोण भुजा, ये कैसे होता है, इनका क्या मतलब है, देखिए जैसे 2 त्रिभुज बने हुए हैं और इसमें क्या है कि मान लीजिए कि ये भुजा है 4 सेंटीमीटर, या हम भुजा को अभी नाम नहीं देते हैं। अगर किन्हीं 2 त्रिभुजों में भुजा और कोण और भुजा मिल जाए, जैसे ये भुजा इसके बराबर हो और ये भुजा इसके बराबर हो और ये कोण भी इसके बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। जैसे हम इसको थोड़ा सा अब लिख लेते हैं, जैसे ये 4 सेंटीमीटर है, ये कोण 50 अंश है और ये जो भुजा है ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस त्रिभुज में भी ये जो भुजा है ये 4 सेंटीमीटर है, ये जो कोण है ये 50 अंश है और ये 3 सेंटीमीटर है। तो भले ही हमें बाकी 2 भुजाओं या बाकी एक जो भुजा बच रही है इसका माप नहीं है पता, लेकिन अगर हमें दोनों त्रिभुजों में 3 समानताएं मिली हैं, पहली भुजा, फिर दूसरी कोण
और फिर तीसरी भुजा, यहाँ पे भी भुजा कोण भुजा, यानी कि पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर है, पहले त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर है उसी भुजा के बाद, और उसके बाद ये लगातार हैं। आप देख सकते हैं भुजा कोण भुजा एक के बाद एक, यानी दो भुजाओं के बीच में एक कोण है जो भी बराबर है। दो भुजाएं बराबर मिल जाती हैं यदि दोनों त्रिभुजों में, और एक कोण यदि बराबर मिल जाता है तो हम कह देते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, हम तीसरी भुजा नहीं देखते हैं। ये एक रूल यहाँ पे दिया गया है। कहने का मतलब है कि हम कब दो त्रिभुजों को सर्वांग सम बोल सकते हैं। तो पहला रूल तो हमने देखा कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो हम यानी इनको एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो सर्वांग सम होंगे। लेकिन इसके अलावा भी नियम होते हैं कि हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? जब उन दोनों त्रिभुजों में इस तरीके से समानताएं मिलें। हालांकि हर क्वेश्चन में मैं आपको समझाता जाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आप देख लीजिए। दोनों त्रिभुजों में यदि भुजा के बाद का कोण और फिर कोण के बाद की भुजा, यानी दो भुजाओं के बीच में जो कोण बनता है और दोनों भुजाएं, यदि ये तीन चीज़ें समान हैं तो हम कह देंगे, हमें तीसरी भुजा नापने की फिर ज़रूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। दूसरी अभिगृहित है कोण भुजा कोण। इस बार क्या होगा, यदि ये कोण है, कोण से सटी हुई ये भुजा है और फिर यहाँ पे फिर कोण है। अगर ऐसा है कि कोण भुजा कोण, इस बार क्या पहले क्या था, भुजा कोण, यानी कि दो भुजाओं के बीच में कोण था। अब दो कोण के बीच में यदि भुजा है और दोनों कोण बराबर हैं और भुजा भी है, यानी ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला यदि यहाँ पे 60 अंश है, यहाँ पे भी 60 अंश होता, तो देखिए ये वाला 50 इसके बराबर है। और ये अब भुजा की बात करें, कोण की बात क्या आई, भुजा 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ पे 60 अंश है तो यहाँ पे भी, तो भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। बाकी चीज़ें नापने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम कह सकते हैं कोण भुजा कोण या एंगल साइड एंगल सर्वांग समता। ठीक है। इसके बाद भुजा भुजा भुजा, ये क्या है, तीनों भुजाएं यदि बराबर हो, जो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो भी वो कैसे होंगे, सर्वांग सम। और इसके बाद होता है समकोण कर्ण भुजा। ये केवल जो चौथा अभिगृहित है, ये किससे रिलेटेड है, ये केवल समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। अब उसके लिए हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मैं समकोण त्रिभुज बना देता हूँ, ये 90 डिग्री, एक कोण कम से कम 90 का होता है। ये देखिए ये 90 अंश का हमने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे बोला गया है कि समकोण होना चाहिए और कर्ण है। अगर दो यहाँ पे मैं एक त्रिभुज और बना लेता हूँ सर्वांग समता के लिए। ये देखिए, अब इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता यदि हमें चाहिए है तो केवल दो चीज़ें पता होनी चाहिए, ये 90 है तो ये भी 90 होगा और कर्ण बराबर होनी चाहिए। तो कर्ण और कोई भी एक भुजा, तो समकोण कर्ण, और यदि मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी कर्ण 5 सेंटीमीटर है। ये 90 है, ये 90 है, बस एक और यदि कोई मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है तो दोनों कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे, आधार नापने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से हम इनको पढ़ सकते हैं। ये अभी हमने ऊपर ऊपर ही देखा है। अब जब इनके क्वेश्चन जो होंगे इनको हल करेंगे तो अच्छे से समझेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के लिए, और इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि सर्वांग समता के 4 महत्वपूर्ण अभिगृहित ये हैं। इसके बाद हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए।